Good afternoon, dear students. Today's topic is breeze rectifier. In previous video, we are discussed about full wave rectifier, in which we have discussed our first one, that is center tapped full wave rectifier. In this video, I am going to explain breeze rectifier. Okay, so let's start. What is breeze rectifier? So the breeze rectifier is a full wave rectifier circuit using 4 diodes forming 4 arms of an electric breeze. Right? So this is the circuit diagram of full wave breeze rectifier. Okay? This is transformer. This is the breeze formation of diode. 4 diode used here, and this one is the load resistance. And the supply which we are giving here is a single phase AC supply 50 Hz. Okay, so what are the main advantages of this circuit? So the main advantage of this circuit is that it does not require a center tapped on secondary winding of the transformer. Okay, इस सर्किट का मेन एडवांटेज क्या है कि हमको इस सर्किट पे सेंटर टेप ट्रांसफार्मर का ज़रूरत नहीं है सेकेंडरी साइड. ठीक है, सो ये बेसिकली मेरा सर्किट डायग्राम हो गया. ठीक है, अब इसका ऑपरेशन देखते हैं. नाउ लेट्स गो टू द ऑपरेशन ऑफ ब्रीज रेक्टिफायर. सो फर्स्ट क्या होगा, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल. This is the circuit diagram of breeze rectifier in positive half cycle. So positive half cycle, when we apply the positive half cycle in the input of the rectifier or transformer, then what happen? So during positive half cycle, D1 and D2 are forward bias. ठीक है, जो D1 यहाँ था मेरा, D2 यहाँ था, यहाँ पे D3 था और यहाँ D4 था. ठीक है, इस केस पे क्या होगा, जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा कि D1 और D2 मेरा फॉरवर्ड बाइस रहेगा और D3 एंड D4 क्या रहेगा, रिवर्स बाइस रहेगा. ठीक है, रिवर्स बाइस होगा. टू डायोड D1 एंड D2 कंडक्ट इन सीरीज विद द लोड एंड करंट विल फ्लो. ठीक है, सिंपली इस पे देखिए कि ये मेरा फॉरवर्ड बाइस है और ये फॉरवर्ड बाइस है, तो करंट किस तरह से फ्लो करेगा, इस डायरेक्शन पे जाएगा लोड के थ्रू, इस तरह से. ठीक है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट विच फ्लो इन द ब्रीज रेक्टिफायर ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल्स. ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में मेरा इस तरह से करंट फ्लो करेगा. ठीक है, तो आउटपुट वोल्टेज जो मेरा फॉर्म होगा वो एज इट इज़ इनपुट वोल्टेज की तरह होगा. ठीक है, इस केस पे मेरा इस तरह का वोल्टेज आउटपुट मिलेगा. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल. नेगेटिव हाफ साइकिल क्या होगा, तो ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, इस साइकिल को हम लोग, इस साइकिल का बात कर रहे हैं, नेगेटिव हाफ साइकिल ट्रांसफार्मर में अप्लाई करेंगे, ये नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है, इस केस में यहाँ पे क्या था मेरा, ये D1 था और ये D2 था, ये D2 है और ये D1 है. ठीक है, इस केस पे D1 और D2 मेरा रिवर्स बाइस होगा, D3 एंड D4 जो है वो मेरा फॉरवर्ड बाइस होगा. ठीक है, D3 एंड D4 कैसे फॉरवर्ड बाइस होगा आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे कि ये है मेरा, ये क्या है मेरा, कैथोड है. ठीक है, और ये एनोड है. इस केस पे भी ये एनोड है और ये कैथोड है. तो इसका कैथोड टर्मिनल इसके नेगेटिव से कनेक्टेड है और इसका जो एनोड टर्मिनल है वो मेरा इस वे से, देखिए कनेक्शन जो है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है. ठीक है, सेम केस इसके केस में देखिए, ये जो है वो मेरा, देखिए ये मेरा कैथोड हो गया और ये एनोड हो गया. तो इसका कैथोड जो है डायोड D4 जो है उसका कैथोड है वो मेरा लोड के थ्रू, देखिए इस तरह से कनेक्टेड है नेगेटिव से, और इसका पॉजिटिव जो एनोड है वो मेरा इसके पॉजिटिव से कनेक्टेड है, जिसके कारण D4 और D3 मेरा नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हो रहा है, ये फॉरवर्ड बाइस हो रहा है. और D1 एंड D2, यहाँ D1 था और यहाँ D2 था, ये मेरा रिवर्स बाइस हो रहा है. तो इस केस पे D3 एंड D4 के चलते मेरा कंडक्शन होगा. करंट कैसे फ्लो करेगा इस केस पे, देखिए
मेरा करंट पॉजिटिव, हमेशा जो करंट फ्लो करता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे, तो हमेशा ये पॉजिटिव टू नेगेटिव ही मेरा करंट फ्लो करेगा। अब इस केस में मेरा ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, ठीक है। तो करंट मेरा यहाँ से फ्लो करेगा, D4 जाएगा, D4 से मेरा लोड में जाएगा, लोड से मेरा फिर D3 पे जाएगा, फिर फाइनली मेरा नेगेटिव में आएगा, ठीक है। इस तरह से हम मेरा दोनों के केस में अगर हम देखें तो RL के थ्रू क्या हो रहा है, मेरा जो करंट फ्लो कर रहा है इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, जो पॉजिटिव हाफ साइकिल में, तो मीन्स द करंट विच आर फ्लो इन द पॉजिटिव हाफ साइकिल इज सेम एज द नेगेटिव हाफ साइकिल। दोनों का जो करंट का डायरेक्शन है वो मेरा सेम है, ठीक है, बोथ केसेस में। तो मेरा जो आउटपुट वोल्टेज होगा, मतलब जो करंट हमको मिलेगा, बोथ हमको किस पे मिलेगा, हमेशा पॉजिटिव में मिलेगा, ठीक है, नेगेटिव में करंट नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसका जो वेवफॉर्म होगा नेगेटिव हाफ साइकिल में वो कैसा हो जाएगा, पाई से 2 पाई इस तरह आएगा, ठीक है। मीन्स पाई से इसका अगर हम नेगेटिव हाफ साइकिल का बात करें तो मेरे को आउटपुट पाई से 2 पाई मेरे को इस तरह का साइन वेव मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा है ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल D3 एंड D4 are forward bias and D1 and D2 are reverse bias. So the conduction D3 and D4 are used for the conduction in series with the load and the current flows, ठीक है, क्लियर हुआ। फिर देखिए इन ईच हाफ साइकिल 2 डायोड्स कंडक्ट साइमल्टेनियसली, ठीक है। इस केसेस में क्या हो रहा है कि अगर हम सेंटर टेप का बात करें तो उस पर हम लोग 2 डायोड यूज़ किए थे, 2 डायोड्स आर यूज, ठीक है, जिसपे एक डायोड एट अ टाइम काम कर रहा था। पर इस केस पे क्या हो रहा है कि 2 डायोड मेरा एक साथ काम कर रहा है, साइमल्टेनियसली काम कर रहा है, ठीक है। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लोड करेंट I इज इक्वल्स टू V अपॉन R होगा। IM मीन्स मैक्सिमम करेंट इज इक्वल्स टू मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस इंक्लूड RS प्लस 2RF प्लस RL, ठीक है। यहाँ पे हम 2RF लिखे हैं, देखिए डायोड D1 एंड D2, D3 एंड D4, ठीक है। एक बार में ये पेयर कंडक्ट कर रहा है और एक टाइम पे ये पेयर कंडक्ट कर रहा है। तो इस डायोड का पर्टिकुलर एक फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होगा और इस डायोड का एक पर्टिकुलर फॉरवर्ड रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो दोनों का मिला के अगर हम बात करें तो 2 फॉरवर्ड रेजिस्टेंस हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे 2RF यूज़ किए, ठीक है। सो द PIV रेटिंग ऑफ द डायोड इज VM एज 2VM, ठीक है। सेंटर टेप पे क्या हुआ था कि जो फुल ब्रिज रेक्टिफायर होते हैं उसका हम लोग क्या पढ़े कि जो मेरा PIV रेटिंग होता है वो 2VM हो जाता है, ठीक है। तो इस केस में मेरा 2 डायोड एक साथ वर्क कर रहा है, तो जो 2VM होता है, 2VM होता है PIV रेटिंग, वो दोनों डायोड पे इक्वली डिवाइड होता है, ठीक है। जिसके चलते क्या होता है कि दोनों डायोड में सिंगल VM यूज़ होता है, मीन्स उसका PIV रेटिंग फिर से मेरा VM हो जाता है इन फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। सो तो इसका PIV रेटिंग कितना हो जाएगा मेरा VM, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो में हम बताए थे कि इस केस में जो हम लोग सेंटर टेप पे बताए थे उसका PIV रेटिंग ज़्यादा होता है, जिसके चलते वो कॉस्टलियर हो जाता है, इसलिए हम लोग उसको प्रीफर नहीं करके हम लोग ब्रिज रेक्टिफायर को प्रीफर करते हैं, राइट। सो PIV रेटिंग ऑफ द डायोड इज VM एज 2VM गेट्स डिवाइडेड इक्वली अक्रॉस 2 डायोड, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वेवफॉर्म ऑफ full wave bridge rectifier. So the waveform of center taped rectifier and full wave bridge rectifier both are आइडेंटिकल, बिल्कुल सेम होता है, बिल्कुल सेम, ठीक है। कुछ भी आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा, बस इन दोनों में आपको सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस मिलेगा, PIV रेटिंग ऑफ डायोड्स, ठीक है। एक डायोड का क्या PIV रेटिंग होता है, इसका एवरेज वोल्टेज, एवरेज करंट सब कुछ सेम होता है, ठीक है, बिल्कुल सेम होता है, बस क्या डिफरेंस होता है PIV रेटिंग में, ठीक है। तो अब हम लोग इसको देखते हैं, इसका वेवफॉर्म। सो ये मेरा क्या हो गया, इनपुट वोल्टेज, ठीक है, 0 से पाई मेरा पॉजिटिव हाफ साइकिल, पाई टू 2 पाई मेरा नेगेटिव हाफ साइकिल, ठीक है। तो ये मेरा फिर साइकिल रिपीट हो रहा है, ये मेरा 1 साइकिल हो गया, ठीक है। अब पॉजिटिव हाफ साइकिल में मेरा जो करंट थ्रू डायोड D1 एंड D2 क्या हो रहा था मेरा, एज इट इज़ इनपुट वोल्टेज की तरह था, ठीक है। फिर इस केस पे डायोड D1 एंड D2 के थ्रू हम लोग करंट फाइंड कर रहे हैं, तो इस केस में
जब मेरा 0 से पाई का बात करेंगे तो यहाँ पे मेरा वेव फॉर्म आ रहा है, ठीक है। फिर पाई टू 2 पाई मेरा कौन सा डायोड कंडक्ट कर रहा था, D3 एंड D4, तो D3 एंड D4 यहाँ कंडक्ट करेगा। फिर मेरा 2 पाई टू 3 पाई मीन्स ये फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल आ गया, ठीक है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में मेरा D1 D2 कंडक्ट करेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में मेरा D3 एंड D4 करेगा। तो जब जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तब तक मेरा D3 एंड D4 कंडक्ट करेगा, और जब जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तब तक मेरा ये कंडक्ट करेगा D1 एंड D2। तो ये मेरा करंट का वेव फॉर्म हो गया, इंडिविजुअल D1 एंड D2 एंड D3 एंड D4, ठीक है। तो टोटल लोड करंट क्या हो गया मेरा पूरा, अगर मान लीजिए हम पूरे का बात करें, क्योंकि देखिए लोड रेजिस्टेंस के थ्रू जो मेरा करंट फ्लो कर रहा है वो ईच साइकिल में हमेशा फ्लो कर रहा है, कभी भी मतलब सेम फ्लो कर रहा है एवरी साइकिल्स में, ठीक है। तो मेरा लोड रेजिस्टेंस की करंट थ्रू लोड रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, IL, मेरा ईच साइकिल में ये फ्लो करेगा, ठीक है। इसका एवरेज फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, IDC, मेरा DC करंट फाइंड हो जाएगा। तो लोड वोल्टेज भी सेम होगा मेरा, ठीक है। ईच साइकिल में हमको वेव फॉर्म मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज प्रोड्यूस होगा, इसका एवरेज करेंगे तो हमको DC आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। अब इसका एडवांटेज क्या होगा, नो सेंटर टेप्ट इज रिक्वायर्ड इन द सेकेंडरी वाइंडिंग। सबसे इम्पॉर्टेंट एडवांटेज क्या होता है, नो सेंटर टेप्ट इज रिक्वायर्ड इन सेकेंडरी वाइंडिंग। सेकेंड क्या होगा, एज द डायोड इन द ब्रिज रेक्टिफायर इज रिक्वायर्ड टू हैव PIV रेटिंग ऑफ ओनली VM, ठीक है। जो मेरा सेंटर टेप था उस पर कितना होता है PIV रेटिंग, 2 VM, बट ईच ऑफ द डायोड इन द सेंटर टेप रेक्टिफायर हैव PIV रेटिंग ऑफ 2 VM, देयरफॉर द डायोड यूज्ड इन द सेंटर टेप रेक्टिफायर आर कॉस्टलियर देन दोज यूज्ड इन द ब्रिज रेक्टिफायर। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, अगर प्राइस का बात करें और कॉस्टली का बात करें, तो मेरा सेंटर टेप ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है एज़ कंपेरिजन टू ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है। ट्रांसफार्मर इज इफिशियंट यूटिलाइज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द करेंट इन बोथ द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफार्मर फ्लो फॉर इंटायर साइकिल एंड हैंस फॉर अ गिवन पावर आउटपुट द पावर ट्रांसफार्मर ऑफ स्मॉल साइज आर लेस कॉस्टली, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा जो ट्रांसफार्मर का ईच साइकिल में जो आउटपुट हमको मिल रहा है, AC वेवफॉर्म मिल रहा है, हर साइकिल मेरा यहाँ यूज़ हो रहा है, जिसके चलते ट्रांसफार्मर जो है वो अच्छे से यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है। मीन्स अगर हम स्मॉल कॉस्टली का लेस कॉस्ट जो होता है स्मॉल साइज और लेस कॉस्टली ट्रांसफार्मर भी यूज़ करेंगे तो हम उसको फुल्ली यूटिलाइज कर सकते हैं, राइट, ठीक है। अब हम लोग मेन देखेंगे कंपैरिजन ऑफ रेक्टिफायर सर्किट, ठीक है। तीनों रेक्टिफायर सर्किट का यहाँ कंपैरिजन देखेंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये हमेशा क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। 1 मार्क्स क्वेश्चंस आपको कभी भी पूछा जा सकता है। सो कंपैरिजन ऑफ रेक्टिफायर सर्किट, फर्स्ट वन क्या है, सीरियल नंबर, पैरामीटर्स, क्या क्या पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग हम कंपैरिजन करेंगे, फिर ये हाफ वेव रेक्टिफायर, सेंटर टेप, फुल वेव रेक्टिफायर एंड देन लास्ट वन इज द ब्रिज रेक्टिफायर। सो फर्स्ट वन हम क्या कंपेयर करेंगे, नंबर ऑफ डायोड। सो कितना डायोड हम लोग यूज़ किए थे हाफ वेव रेक्टिफायर में, डायोड यूज़ हुआ था 1, सेंटर टेप में 2 और ब्रिज में कितना यूज़ हुआ था 4 नंबर ऑफ डायोड, ठीक है। ये 1 मार्क्स पे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एवरेज DC करंट, एवरेज DC करंट मेरा हाफ वेव रेक्टिफायर का क्या होता है IM/पाई, और सेंटर टेप का क्या होता है 2IM/पाई। ब्रिज का भी सेम होता है एज इट इज सेंटर टेप रेक्टिफायर। सेंटर टेप और ब्रिज रेक्टिफायर में ओनली 1 मेन डिफरेंस होता है, क्या होता है, PIV रेटिंग ऑफ डायोड्स यूज्ड इन द रेक्टिफायर, राइट। सो द थर्ड वन इज द एवरेज DC वोल्टेज। एवरेज DC वोल्टेज क्या होता है, VM/पाई होते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर के, और वोल्टेज क्या होता है 2VM/पाई। सेम होता है, ब्रिज का भी सेम होगा, दोनों का बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। RMS करंट क्या होंगे, RMS करंट IM/2, IM/√2, ठीक है। IM/2 मेरा हाफ वेव रेक्टिफायर पे होता है RMS करंट, ठीक है। आप ये फाइंड कीजिएगा, आपको ये मिल जाएगा। सेंटर टेप का RMS करंट आपको ऑलरेडी होमवर्क दिया गया था, आप फाइंड किए होंगे, तो आप ये फाइंड किए होंगे कि उसका RMS क्या होता है मेरा IM/√2। ब्रिज का भी सेम होगा एज इट इज़ सेंटर टेप, उसका क्या होगा IM/√2। DC पावर आउटपुट, DC पावर आउटपुट क्या होगा मेरा
डीसी पावर आउटपुट क्या होगा हाफ वेव का, IM² इंटू RL अपॉन पाई स्क्वायर, ठीक है। और सेंटर टेप का क्या होगा 4IM² इंटू RL अपॉन पाई स्क्वायर। और ब्रिज का क्या होगा सेम 4IM² इंटू RL अपॉन 4 पाई, ठीक है। AC पावर इनपुट क्या होगा IM²/4 इंटू RS प्लस RL प्लस RF इन फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर के लिए क्या होगा IM²/2 इंटू RS प्लस RF प्लस RL, ठीक है। ब्रिज में क्या हो जाएगा इस RF की जगह में हम 2RF यूज़ करेंगे, क्योंकि हम एक टाइम पे ब्रिज रेक्टिफायर पे 2 डायोड को कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा IM²/2 इंटू RS प्लस 2RF प्लस RL, ठीक है। मैक्सिमम एफिशिएंसी का बात करें 7 पॉइंट क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर सेंटर टेप्ड एंड ब्रिज रेक्टिफायर। सो द हाफ वेव रेक्टिफायर हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी इज 40.6%। इट मीन्स जो मेरा रेक्टिफायर आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, कितना हम इनपुट, अगर मान लीजिए हम 100% इनपुट दे रहे हैं तो 100% इनपुट को वो ओनली 40% आउटपुट हमको प्रोड्यूस कर रहा है एज अ डीसी, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ 40% ही डीसी आउटपुट मिल रहा है। सेंटर टेप के केस में क्या होगा 81%, मीन्स 100 हम दे रहे हैं तो हमको 81% उस AC को DC पे कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। सेम होगा ब्रिज रेक्टिफायर का भी, ठीक है। रिपल फैक्टर, ठीक है। रिपल फैक्टर क्या होगा इसका, जो रिपल फैक्टर हाफ वेव का हम लोग ऑलरेडी फाइंड किए थे, ठीक है। 1.21 आया था, ठीक है। और रिपल फैक्टर सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर का 0.48 होता है, ब्रिज का भी सेम होता है 0.48 होता है, ठीक है। रिपल फैक्टर क्या होता है कितना अमाउंट ऑफ AC मेरा प्रेजेंट है इन द DC आउटपुट। जो DC आउटपुट होता है, जो हम लोग का पल्सेटिंग DC आउटपुट हो रहा है, उस पर कितना अमाउंट ऑफ AC कंपोनेंट प्रोड्यूस है प्रेजेंट है, ठीक है, वो मेरा रिपल फैक्टर होता है, ठीक है। मैक्सिमम लोड करेंट IM क्या होता है VM अपॉन RF प्लस RL प्लस RS, ठीक है। सेंटर टेप्ड के लिए भी सेम होगा। ब्रिज के लिए क्या हो जाएगा बस हम 2RF यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि एट ए टाइम यहाँ पे दो डायोड यूज़ हो रहा है, ठीक है। PIV रेटिंग ऑफ डायोड, ये इस पर आप स्टार लगा दीजिए। ये क्वेश्चंस हमेशा पूछा जाता है 1 मार्क्स पे, इस पर बहुत सारी गलती करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो सेंटर टेप रेक्टिफायर होता है उसका PIV रेटिंग क्या होता है मेरा 2VM, ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर का PIV रेटिंग VM होता है, और सेंटर टेप ब्रिज का भी मेरा जो PIV रेटिंग होता है VM होता है, लेकिन सेंटर टेप्ड का क्या होता है 2VM होता है, ठीक है। रिपल फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जो मेरा आउटपुट DC आउटपुट हमको मिल रहा है उस पर जो वेव आ रहा है मेरा, उस पर फ्रीक्वेंसी होगा, तो उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं रिपल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो वो फ्रीक्वेंसी हाफ वेव रेक्टिफायर का बात करें तो उस पर 50 हर्ट्ज होता है, लेकिन जो मेरा सेंटर टेप्ड ब्रिज रेक्टिफायर होता है वो ट्वाइस ऑफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ये मेरा सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी का डबल हो जाता है मेरा रिपल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। TUF ये आप कैलकुलेट करेंगे, ये बताता है कि मेरा कितना इफ़िशिएंटली ट्रांसफार्मर जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो यूज्ड हुआ है। तो इसका जो ट्रांसफार्मर जो हाफ वेव रेक्टिफायर में 0.287 यानी कि 100% पे सिर्फ 28.7% ही ट्रांसफार्मर मेरा यूज़ होता है हाफ वेव रेक्टिफायर पे, ठीक है। मीन्स आप अगर देखे होंगे तो जो मेरा पॉजिटिव हाफ साइकिल में सिर्फ आउटपुट मिलता है, नेगेटिव हाफ साइकिल पूरा वेस्ट हो जाता है हाफ वेव रेक्टिफायर का, ठीक है। और सेंटर टेप रेक्टिफायर पे मेरा 0.693 होता है, 0.693 मेरा ट्रांसफार्मर यूज़ होता है, इस पर सेंटर टेप ट्रांसफार्मर यूज़ होता है। और इसका जो ट्रांसफार्मर जो हम लोग यूज़ करते हैं ब्रिज रेक्टिफायर पे वो 81.2% ट्रांसफार्मर यूटिलाइज होता है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर कंक्लूज़न का बात करें तो सबसे बेस्ट रेक्टिफायर जो होता है वो मेरा ब्रिज रेक्टिफायर होता है, क्योंकि उस पर हम लोग का PIV रेटिंग भी VM होता है और ट्रांसफार्मर भी अच्छे से यूटिलाइज करता है, प्लस हमको जो DC आउटपुट करंट एंड वोल्टेज मिलता है वो भी हमको बहुत ही अच्छा मिलता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल था मेरा रेक्टिफायर के बारे में। ओवर रेक्टिफायर जैसे कि हाफ वेव रेक्टिफायर, सेंटर टेप्ड एंड ब्रिज रेक्टिफायर तीनों कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ़िल्टर्स क्या होता है। जो मेरा आउटपुट वेवफॉर्म हम यहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं,
ठीक है। आउटपुट वेवफॉर्म मेरा इस टाइप से आ रहा है, ठीक है। तो इस पे जो रिपल प्रेजेंट है, एसी कंपोनेंट प्रेजेंट है, इसको हम प्योर डीसी कैसे फॉर्म करते हैं। हमको तो डीसी आउटपुट रेक्टिफायर होता है क्या एक्चुअली में, जो हमको एसी को डीसी पे कन्वर्ट करे, पर यहाँ तो मेरा पल्सेट वेव आ रहा है ना, ये तो प्योर डीसी नहीं। तो इसको प्योर डीसी पे कन्वर्ट करने के लिए एक डिवाइस हम लोग यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ़िल्टर। तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग फ़िल्टर स्टार्ट करने वाले हैं, सो आप लोग मिस मत कीजिएगा। Thank you all of you. That is all for today. Thank you all of you.